Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है बाय एम लक्ष्मीकांत एंड लास्ट लेक्चर में हमने प्रियम्बल को ख़त्म किया था. आई होप योर कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड इफ़ यू आर लविंग दिस चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिकमेंड टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल जिनको ज़रूरत हो सकती है पॉलिटी के कंसेप्ट समझने की या इन जनरल यूपीएससी के कोई भी कंसेप्ट को समझने की. वी एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स वेरी थॉरली एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल with the name The Layman Way. Thank you so much for recommending our lectures so that YouTube can promote us and we can serve more such aspirants. Let's continue our lecture. आज हम पढ़ेंगे अपना chapter 4 that is union and its territory, right? So let's start with our lecture. और ये जो lecture होने वाला है इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें कि just a minute, इसमें हम लेक्चर के साथ साथ वी ऑल्सो डू द PYQs एज वेल. तो जो भी यूपीएससी के PYQs हैं जो इस चैप्टर से पर्टिकुलर रिलेटेड है वो भी हम लास्ट में करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com. द वेबसाइट नेम इज़ thelaymanway.com, है ना, thelaymanway.com. तो यहाँ पे भी आप लॉग इन करके और सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, टॉपर के भी बहुत सारे टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं. इसके साथ साथ हाई यील्डिंग टॉपिक्स की सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे. सो यू कैन ऑल get it done from there, है ना. We are trying to help you out. चलो, so let's move and start with our lecture today जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे. ठीक है, तो हम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे आर्टिकल से, है ना. तो जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है दैट इज इन पार्ट 1. आर्टिकल 1 to 4 बेसिकली इससे डील करते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से कि आर्टिकल 1 बोलता क्या है और आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है यूनियन और टेरिटरी के बारे में, है ना. वहीं से सबसे अच्छा तरीका कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का ये है कि उनके आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस मेंशन्ड है उनको आप पढ़िए, है ना. तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 को एज इट इज़ मैं कोट कर रहा हूँ. इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, है ना. तो अब इसमें क्या है, आर्टिकल 1 में क्या बोलता है कि वो इंडिया को, पहले तो दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो ये नाम में क्या बोल रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत. तो इसमें एक तो इसने इंडिया भी रेफ़र किया है ना, और इसने दूसरा नाम जो है वो भारत भी रेफ़र किया है ना. भारत भी रेफ़र किया है, तो इंडिया भी इसने रेफ़र किया और भारत भी रेफ़र किया है. और दूसरा इसने बोला है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. मतलब इंडिया की पॉलिटी जो है वो तो फेडरल है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 लिखा हुआ है उसमें उसने उसको रेफ़र किया हुआ है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों हुआ है वो हम देखेंगे, है ना. तो आर्टिकल 1 हमको दो चीज़ें बताता है. एक तो नाम दैट इज़ नेम, है ना. नेम क्या है ना, यूनियन का नेम क्या है, नेम का कंट्री का नेम क्या है. और दूसरा जो पॉलिटी है ना, जो पॉलिटी है वो कैसी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना. फेडरेशन तो है बट यूनियन ऑफ स्टेट्स को रेफर किया गया, इसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे. तो क्वेश्चन ये आता है कि यार दो नाम क्यों दिए गए, हम तो इंडिया भी बोल सकते थे ना, भारत क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एक नाम पे सहमति बना नहीं पाए, है ना. कुछ लोग बोल रहे थे भाई भारत रखना चाहिए क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल नाम है, हिंदी वाला नाम है भारत. और कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया ज़्यादा अच्छा है ना, इट रेजोनेट्स विद एवरी ग्लोबल कंट्री, तो मतलब इंग्लिश में नाम होना चाहिए, है ना, इस टाइप से. तो कोई सहमति बन नहीं पाई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम मिक्स रख देते हैं, दोनों का मिक्स रख देते हैं, सब खुश रहो, है ना. इंडिया दैट इज़ भारत कर देते हैं, दोनों खुश रहो, दोनों पार्टीज खुश रहो. तो इसीलिए इंडिया दैट इज़ भारत का नेम इसमें इंक्लूड किया गया कि हम यूनियन को क्या बोलेंगे, इंडिया दैट इज़ भारत. मतलब कंट्री का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स का यूनियन है. अभी इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है. तो इसमें दो चीज़ें थी कि एक तो नाम जो मैंने बता दिया और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना. फेडरल पॉलिटी है हमारे यहाँ, है ना, फेडरेशन है ना, बट हम उसको रेफर करते हैं एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूनियन क्यों बोला गया, फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है कि यूनियन क्यों बोला गया, फेडरेशन क्यों नहीं, मतलब यूनियन क्यों बोला, फेडरेशन क्यों नहीं बोला. देखो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन का अगर आप बेसिक मीनिंग देखो तो फेडरेशन क्या होता है कि पावर डिवाइडेड होती है. पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट में, ये हमको सबको मालूम है. बट फेडरेशन बनता कैसे है, जो ट्रू फेडरेशन है वो कैसे बनता है कि भाई स्टेट्स जो होते हैं, है ना, स्टेट जो होते हैं वो आपस में आते हैं, बैठक करते हैं. मान लो ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये आपस में आए, है ना, राउंड टेबल में आए, इन्होंने बैठक करी, है ना, इन्होंने बैठक करी और बोला कि चलो हम एक यूनियन बनाते हैं,
हम एक यूनियन बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे यूएसए है ना, यूएसए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो ट्रू फेडरेशन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना कैसे था, यूएसए कैसे बना था कि भाई उसके जो 50 स्टेट्स थे, यूएसए के जो 50 इंडिविजुअल स्टेट्स थे वो आपस में आए, है ना, वो आपस में आए, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया कि हम एक यूनियन बना रहे हैं, हम एक यूनियन बना रहे हैं, है ना। जैसे होता है ना ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलके आते हैं और एक यूनियन बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही यूएसए में भी हुआ कि 50 स्टेट्स आपस में आए और उन्होंने बोला कि अब हम एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए का एग्जिस्टेंस उसके स्टेट्स की वजह से है ना। स्टेट्स हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले था और उसने उस स्टेट्स को बनाया, है ना। समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है कि फेडरेशन में यूएसए का जो ट्रू फेडरेशन है दैट वो क्या डिपेंड करता है कि जो 50 स्टेट्स हैं वो आपस में आए, उन्होंने एक पेपर पे साइन किया कि हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। तो स्टेट्स की वजह से यूएसए का एग्जिस्टेंस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो बना है, इंडिया जो यूनियन बना है वो स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं बना है ना। इंडिया जब था, जब रूल था ब्रिटिश का, तब क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, है ना, और प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। जब देश आज़ाद हुआ प्रिंसली स्टेट से, जब देश आज़ाद हो गया, जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गया, तब इंडिया बना और पाकिस्तान बना, है ना, यही हुआ, इंडिया बना और पाकिस्तान बना। क्या हमने ये बोला कि हैदराबाद बना, यूपी बना, राजस्थान बना, ऐसे तो नहीं बोला था ना, इंडिया बना था। सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ तब इंडिया एज अ यूनियन था, इंडिया पूरा एक कंट्री था, जो अभी बॉर्डर बनाते हो ना वो पूरा एक इंडिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज का, अभी आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उससे बने स्टेट्स। तो यहां पे इंडिया में क्या है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो पॉलिटी है वो कैसे बनी कि पहले यूनियन था, इंडिया यूनियन था, उससे स्टेट्स बना है, यूनियन से स्टेट्स बना है, मतलब स्टेट्स का एग्जिस्टेंस यूनियन की वजह से है, ना कि अदर वे राउंड जैसे यूएसए में है। यूएसए में क्या है, स्टेट्स ने अग्रीमेंट किया आपस में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं था कि यूपी आया, राजस्थान आया, महाराष्ट्र आया, गुजरात आया, उन्होंने आपस में मिलकर अग्रीमेंट किया कि चलो हम एक इंडिया बनाते हैं, ऐसा नहीं था। पहले इंडिया था, इंडिया से बाद में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने, ठीक है। इसीलिए पहला रीजन ये है कि इंडिया का जो फेडरेशन है इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, जैसे अमेरिका के फेडरेशन में है ना, कोई अग्रीमेंट से इंडिया नहीं बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्टेट्स हैं वो यूनियन का पार्ट हैं, यूनियन की वजह से स्टेट्स हैं, और स्टेट्स को ये कोई हक नहीं है, समझना इस बात को, स्टेट्स को कोई ये हक नहीं है कि वो यूनियन से बाहर जा सकें, ठीक है। दे आर बाउंड बाय दिस, ठीक है। यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, यूनियन कंट्रोल करता है स्टेट को, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि स्टेट यूनियन से बाहर निकले। दे डोंट हैव एनी राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। सिसीड मतलब बाहर निकल जाए फेडरेशन से। कल को उठ के यूपी ये नहीं बोल सकता कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम इंडिया का पार्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ध्यान रखना बात कि क्यों है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जो इंडिया है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। जो यूनियन बना है वो अग्रीमेंट से नहीं बना है, यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, ना कि अदर वे राउंड, ठीक है। स्टेट्स डिपेंडेंट है यूनियन पे, समझ में आ रहा है। आई गेस ये चीज़ बहुत स्ट्रेस देके बताइए, ये चीज़ बहुत क्लियर होगी कि स्टेट्स क्यों बाहर नहीं निकल सकते। यूपी क्यों कभी नहीं बोल सकता कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे, क्योंकि वो एक मतलब वो यूनियन का पार्ट है, ठीक है। यूनियन ने उनको बनाया है, उनका एग्जिस्टेंस उनसे है, ठीक है। यूनियन नहीं, अगर यूनियन होगा तब तक स्टेट है, यूनियन चला गया तो स्टेट भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तभी हम इंडिया को बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है कि यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता मतलब स्टेट्स यूनियन से बाहर नहीं निकल सकते। जबकि जो मतलब इसको बहुत ही फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अभी आगे पढ़ेंगे, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है,
अभी आगे पढ़ेंगे कैसे हो सकता है। स्टेट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, स्टेट्स को वो चेंज कर सकता है क्योंकि वो यूनियन का हक है ना, यूनियन ने ही स्टेट्स को बनाया है। कल को वो बोले कि ये स्टेट नहीं है भाई, ये स्टेट इसमें मर्ज हो गया है ना, तो स्टेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है ना। कल को बोले कि भाई यूपी जो है वो एमपी में मर्ज हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है ना। अब हम इस पूरे को बोलेंगे, लेट्स से पीएम बोलेंगे, हम इसको कुछ भी बोल रहे हैं, XYZ जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो कल को पार्लियामेंट बोले कि यूपी एमपी में मर्ज हो गया और अब इस नए स्टेट को बोलेंगे हम पीएम, तो ये पार्लियामेंट कर सकता है ना, ये पार्लियामेंट कर सकता है। इसके लिए उसको स्टेट्स की भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये पता है ना बात, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, यूपी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया ना, तो यूपी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो यूनियन तो इनडेस्ट्रक्टेबल है बट स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, फेमस स्टेटमेंट है, इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में यही चीज है, इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वहां पे स्टेट्स को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, स्टेट्स को आप नहीं, कल को यूएसए बोल सकता है कि शिकागो जो है अब से शिकागो नहीं है ना, या शिकागो किसी और स्टेट में मर्ज हो गया है ना, कोई भी स्टेट हो, शिकागो नहीं, कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट में मर्ज हो गया, हम ये नहीं बोल सकते है ना। वहां पे यूनियन भी इंडेस्ट्रक्टेबल है और स्टेट्स भी इंडेस्ट्रक्टेबल है, दोनों को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया। तो जो आर्टिकल 1 है हमारा, अभी तक हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 1 है वो तीन चीजें बताता है। एक तो तीन चीजों के बारे में बात करता है, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, है ना। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है यूनियन है ना, और दूसरा है टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो दो चीजें ये बोलता है, एक बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया, एक बोलता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा बोलता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। स्टेट बोल दिया तो दो चीज़ें बोलता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, दो चीज़ों के बारे में बात करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब भी हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जब भी हम बोल रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसमें सब कुछ आ गया, है ना। उसमें कोई ऐसी टेरिटरी भी आ गई जो गवर्नमेंट ने मान लो एक्वायर करी हो सकता है मान लो कल को गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्वायर कर ले, नेपाल के या पाकिस्तान के, कोई भी XYZ, नॉट सेइंग दैट, बट कोई भी एडिशनल टेरिटरी जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है उसको एक्वायर कर लेती है, तो वो टेरिटरी में आता है ना। यूनियन टेरिटरीज जितनी हो गई वो सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है ना। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है, सिर्फ स्टेट्स हैं, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड है, बट टेरिटरी में सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो गए, जितनी भी टेरिटरी है इंडिया की वो सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है, समझ में आ गया। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स, आई गेस ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। कमेंट करके बताना कि वो 9 यूटीज कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 9 यूटीज कौन कौन से हैं, और साथ में 28 स्टेट्स का नाम भी बता देना मेरे को, है ना, रिवाइज हो जाएगा एक बार, गूगल अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना, है ना। बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए कि 9 यूटीज कौन सी हैं और 28 स्टेट्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है ना, समझ में आ गया। तो जब ये बन गया, सारे स्टेट्स बन गए, तो उनको अब क्या है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, सब सारे स्टेट्स के प्रोविजंस भी उसी में है। तो हर एक स्टेट पे सेम तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, जनरल एप्लीकेबिलिटी है स्टेट्स के ऊपर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की। कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ अलग अलग स्टेट्स के लिए, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए हुआ करता था पहले, जम्मू कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन था, है ना। आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ा डिफरेंस है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है, गोवा है ना, तो कुछ चीज़ों को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। ये जो भी ये हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट्स हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे किसको किसको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, है ना। नागालैंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हो गए, असम हो गया, सिक्किम हो गया, थोड़े कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, है ना, मिजोरम हो गया। तो क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं और किस तरीके से अलग एप्लीकेबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये ध्यान रखो कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ में, है ना। सब पे सिमिलर, सारे स्टेट्स पे सिमिलर तरीके से एप्लीकेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पे सिमिलर तरीके से ही एप्लीकेबल है ना। 5th और 6th शेड्यूल आते हैं जो कि ये ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट कुछ प्रोविजंस हैं, डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होता है ना। तो ये चीज़ें हमारी आगे आएंगी, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेट्स हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स
फेडरल जो पॉलिटी है, जो फेडरल कैरेक्टर है पॉलिटी का, उसमें क्या है, पावर डिवाइडेड है, स्टेट्स के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है ना। इसके बाद जो यूटीज आती हैं, है ना, यूटीज और इसके अलावा जो भी स्टेट्स के अलावा जितना भी चीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेंटर कंट्रोल करता है, वो सेंटर के हाथ में होता है ना। यूटीज का भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, सेंटर करता है ना, यूनियन गवर्नमेंट करती है। स्टेट्स का अपना वर्किंग है, अपना लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स है, और सेंटर का अपना अलग है ना। पावर डिवाइडेड है दोनों के बीच में। यूटीज को कंट्रोल कौन करता है, स्टेट्स करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अभी देखो हम ऐसा बहुत डिटेल, हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, बट हाँ इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको कि पॉलिटी के सारे कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो कि रटने वाली चीज़ें वो तो आपको खुद से पढ़नी है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर रीडिंग लक्ष्मीकांत, बुक तो आपको पढ़नी ही है, बट जितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको इस सीरीज़ के थ्रू मिल जाएगी, है ना। अब एक और चीज़ आती है, आर्टिकल 1 के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं टू आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों आर्टिकल्स, और दोनों में डिफरेंस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी जनता को पता ही नहीं होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस होता क्या है ना। दोनों ही आर्टिकल्स सिमिलर तरीके से साउंड करते हैं, बट डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 2 के बारे में कि आर्टिकल 2 हमारा क्या बोलता है ना। तो आर्टिकल 2 पहले हम पढ़ लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या बोलता है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। क्या मतलब है, इसमें दो चीजें हैं आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 बोलता है कि पहली बात तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है, ये ध्यान रखना, किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, स्पेलिंग गलत हो गई, पार्लियामेंट को ये पावर देता है। कौन पावर देता है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया में, इंडिया जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें नए स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। पहली बात, पहला ये बोलता है कि ये एडमिट कर सकते हैं, और दूसरा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही दो चीजें बोल रहा है ना, एक एक वर्ड पे ध्यान दो। एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, है ना, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। टर्म्स एंड कंडीशंस भी पार्लियामेंट डिफाइन करेगा, क्या है, कौन नए स्टेट्स को ला के इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करेगा, जो पार्लियामेंट ही करेगा। पार्लियामेंट के पास दो पावर है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर देता है, एक तो एडमिट करने की पावर यूनियन ऑफ इंडिया में, दूसरा नए स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने की पावर, ठीक है। अब ये दोनों ही चीजें किससे रिलेटेड हैं, जो अभी ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, जो बाहर की टेरिटरीज है ना, जो बाहर की टेरिटरीज हैं उनको, मान लो कल को लेट्स से कोई स्टेट को एक्वायर कर लेता है, लाहौर को लेट्स से एक्वायर कर लिया, नो ऑफेंस बट ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए, है ना। मान लो लाहौर को एक्वायर कर लिया, तो लाहौर को एज अ स्टेट इंडिया में लाने के लिए, है ना, लाहौर को एज अ स्टेट इंडिया में लाने के लिए, एडमिट करने के लिए, नए स्टेट को इंडिया में एडमिट करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल 2। मतलब बाहर की टेरिटरीज जो हैं, है ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले आपको पता होगा फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, है ना। फ्रेंच सेटलमेंट्स को, जो ये हमारे फ्रेंच सेटलमेंट्स थे पौंडीचेरी में, है ना, उनको जब इंडिया में इंक्लूड किया गया, है ना, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर इंक्लूड किया गया। कराईकल भी पहले पार्ट हुआ, बाहर का पार्ट हुआ करता था, उसको हमने इंडिया में इंक्लूड किया। ये सारा आर्टिकल 2 के अंदर हुआ। इनफैक्ट सिक्किम भी शुरुआत में आर्टिकल 2A के अंदर ही इंक्लूड हुआ था। सिक्किम को भी एक एक्वायर्ड एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था थ्रू आर्टिकल 2 ओनली, क्योंकि सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट था ही नहीं, है ना। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट था ही नहीं, तो क्या जो इंडिया का पार्ट नहीं है अभी, जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको बनाने के लिए, उसको यूनियन का पार्ट बनाने के लिए, उसको नए स्टेट्स टाइप में इस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिट करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 2 यूज होता है। तो समझ में आया, ये बाहर की टेरिटरीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि जैसे इंडिया का जो भी टेरिटरी है अभी, है ना, इंडिया का जो भी टेरिटरी है उसका कोई जो पार्ट नहीं है, मान लो बाहर की कोई टेरिटरी है, अब उसको इंडिया में एडमिट करना है, उसको यूनियन ऑफ इंडिया में लाना है, एज अ न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करना है, तो हम आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, है ना। तो वो आर्टिकल 2 के अंदर हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। तो ये पार्लियामेंट को दो पावर देता है। पहला, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, है ना, दैट इज एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो एक तो ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी स्टेट हैं, है ना, उसको एडमिट करने, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करने का, बाहर का कोई स्टेट है ना,
जैसे सिक्किम 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 बाहर का स्टेट था ना, सिक्किम बाहर का स्टेट था, उसको इंडिया में इंक्लूड किया है ना, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आया। या फिर नए स्टेट्स को स्टैब्लिश करना, मान लो कोई टेरिटरी एक्वायर करके नया स्टेट बनाया इंडिया ने, है ना, तो वो चीज किस में आएगी, वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगी। पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, मतलब पहले एग्जिस्टेंस नहीं था उनका, है ना, बाहर के ऐसे स्टेट्स, बाहर की ऐसी टेरिटरीज जो पहले स्टेट्स नहीं थी, फिर हमने उसको इंडिया में इंक्लूड करके उनको एक नया स्टेट का दर्जा दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वो आता है आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो एडमिट करना यूनियन ऑफ इंडिया में, है ना, जो ऑलरेडी हैं एग्जिस्टेंस में, ऐसे स्टेट्स जो ऑलरेडी हैं एग्जिस्टेंस में उनको यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करना। ये ध्यान रखना, अंदर के स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया में कोई स्टेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई उसमें से आपने रीऑर्गेनाइजेशन करके बना दिया नया स्टेट, वैसा बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोई ऐसा स्टेट है जो बाहर है, इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है अभी, वो कोई ऐसा स्टेट जो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको एडमिट करना यूनियन ऑफ इंडिया में, वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कि अगर कोई ऐसा टेरिटरी है जो स्टेट है ही नहीं, मतलब अभी उसको नया स्टेट का दर्जा देना इंडिया में, मतलब कोई ऐसी टेरिटरी है जो बाहर की टेरिटरी है जो इंडिया ने एक्वायर कर ली, उसको अब नए स्टेट का दर्जा दिया गया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड, वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा, है ना, समझ में आ गया। तो आर्टिकल 3 क्या करता है, आर्टिकल 3 भी नए स्टेट्स बनाता है बट अलग तरीके से बनाता है। आर्टिकल 3 क्या करता है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, मतलब जो इंडिया के अंदर हैं, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑलरेडी स्टेट्स हैं, है ना, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑलरेडी स्टेट्स हैं, उनमें से नए स्टेट्स बनाना, उनकी बाउंड्री चेंज करना, उनका एरिया घटाना, उनका नामकरण चेंज करना, ये सब आता है आर्टिकल 3 के अंदर। जैसे जैसे तेलंगाना बना, है ना, तेलंगाना बना, है ना, तो तेलंगाना जब बना तो हुआ क्या, तेलंगाना जब बना, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बना तो क्या हुआ, पहले पूरा पार्ट हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, है ना, तो पहले क्या था, अगर आप एरिया देखोगे, यही एरिया है बेसिकली, यही है, ये देखो, ये पूरा ऐसे हुआ करता था, ये आंध्र प्रदेश जो था वो पूरा इस टाइप से हुआ करता था, है ना। फिर क्या हुआ, बीच में बाउंड्री हटा दी, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अलग कर दिया, इसको बोला तेलंगाना, है ना, तेलंगाना बोला, इसको बोला आंध्र प्रदेश, है ना। तो हुआ क्या, पूरा आंध्र प्रदेश जो था उसी में से ही, आंध्र प्रदेश इंडिया का पार्ट था, है ना, इंडिया का पार्ट था, इंडिया का स्टेट था, उसी में से ही हमने एक एरिया को अलग कर दिया और उसको हमने नए स्टेट का दर्जा दे दिया, दैट वाज कॉल्ड तेलंगाना। तो ये आया आर्टिकल 3 के अंदर। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 ये नहीं कर सकता जो अभी ये आर्टिकल 3 कर रहा है, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, जो ऑलरेडी इंडियन स्टेट्स हैं, उनमें से अगर आपने कोई कार्व आउट करके, कोई एरिया का कार्व आउट करके नया स्टेट बनाया है, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। जबकि बाहर से अगर कोई स्टेट आप अंदर ला रहे हो इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड, वो आता है आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है आर्टिकल 3 के अंदर, वो नया स्टेट फॉर्म कर सकता है ना, एग्जिस्टिंग स्टेट से, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, है ना, एमपी अलग हुआ, एमपी अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, पहले एक ही था, है ना, तो ये 2001 में अलग अलग हो गया, तो ये चीज भी आर्टिकल 3 के अंदर आई, है ना। इंटरनल रीएडजस्टमेंट से डील करता है, तो नए स्टेट्स को बना सकता है ना, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जो अभी बताया, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स को यूनाइट भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई यूपी मान लो एमपी में मर्ज हो जाता है और इसका अब नया नाम हो गया लेट्स से पीएम, है ना, तो ये जो नया स्टेट पीएम बना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, नया स्टेट पीएम बना, ये किसके अंदर बनेगा, आर्टिकल 3 के अंदर, क्योंकि मर्ज हुए हैं 2 स्टेट्स, अंदर के ही स्टेट्स मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो या तो सेपरेट कर दो एरिया एक स्टेट से, या फिर दोनों स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बना दो, दोनों सारा किसमें आएगा, आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। या फिर एरिया इंक्रीज कर दो, एरिया को घटा दो, बाउंड्री को ऑल्टर कर दो, या फिर नाम को घटा दो, ये सारी पावर्स जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, वो किसके अंदर आती हैं, आर्टिकल 3 के अंदर। तो समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, जबकि आर्टिकल 2 जो है वो बाहर वाली टेरिटरी से डील करता है। बाहर वाली टेरिटरीज को अगर हमको यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाना हो तो वो आता है आर्टिकल 2 के अंदर। सिंपल है, सही है, चीजें सही हैं। अब ये जो चीज हो रही है आर्टिकल 3 के अंदर, है ना, इसमें कंडीशंस हैं। कंडीशन मतलब कैसे हो सकता है, ये आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। 2 कंडीशंस हैं आर्टिकल 3 के अंदर। पहला कंडीशन क्या है कि अगर ये हमको करना है, मान लो पार्लियामेंट को यूपी का नाम चेंज करना है फॉर एग्जांपल, है ना, यूपी वाले जो सीएम है वो तो हर अपनी जो सिटी है उसका नाम चेंज करते रहते हैं ना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया,
है ना। तो मान लो पार्लियामेंट का भी एक दिन दिमाग सनक जाए, वो बोले आज से ही उत्तर प्रदेश नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है, लेट्स से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मान लो कुछ भी नाम ले लो यार, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नाम हमको चेंज करना है ना, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके मान लो हमको कुछ भी करना है, या लेट्स से मान लो कल को बोले पार्लियामेंट को उत्तर प्रदेश का नाम अब से मध्य प्रदेश होगा, है ना, कुछ भी बोल दो, नाम चेंज करना है, बस ये समझ गया ना कंसेप्ट। पार्लियामेंट को उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर है, ऐसे ही सुबह उठ के थोड़ी बोल देगा कि उत्तर प्रदेश का नाम आपसे मध्य प्रदेश है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, तो उसके लिए एक पहले बिल आना चाहिए। तो पार्लियामेंट में पहले एक बिल आता है ना, और वो बिल जो आता है कि भाई ये नाम हमको चेंज करना है, वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होगा। मतलब पहले आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब प्रेसिडेंट हाँ बोल दे तभी वो बिल आएगा पार्लियामेंट में, पहली बात, ठीक है। तो जो बिल है, एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि जो भी बिल है, जो ये नामकरण के नाम चेंज करने का बिल होगा, वो प्रेसिडेंट की पहले आपको अप्रूवल चाहिए, तभी आप उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रेसिडेंट जब ये बिल को अप्रूवल देगा, उससे पहले प्रेसिडेंट को स्टेट्स के पास भी भेजना पड़ेगा, जो स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टेट का नामकरण चेंज हो रहा है उसके पास वो अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। अप्रूवल मतलब उसके ऐसा होता है ना इंटीमेशन के लिए कि भाई हम तुम्हारे स्टेट का जो नाम है वो अभी हम चेंज कर रहे हैं, तुमको कोई आपत्ति है ना। तो प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, तुम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हो अपना व्यू। मान लो आपका नाम आदित्य है, या कुछ भी नाम है, XYZ नाम है, आपका नाम लेट्स से आदित्य है, मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आज से आपका नाम रोहित है, ठीक है। तो मैं तुमको पहले बताऊंगा ना कि भाई तुम्हारा नाम आज से रोहित है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को अपने पापा से परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर मान लो हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों भाई हैं, तो मेरे को पहले पापा से परमिशन लेना पड़ेगा। पापा हो गए हमारे प्रेसिडेंट, तो उनसे हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका नाम रोहित कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पार्लियामेंट हूँ, है ना, एग्जाम्पल समझना, मैं पार्लियामेंट हूँ, मान लो हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम लेट्स से भीष्म है ना, और मेरा भाई है लेट्स से आदित्य, ठीक है, और हमारे फादर हैं। तो मेरे को अब आदित्य का नाम जो है, मैं पार्लियामेंट हूँ, आदित्य जो है वो स्टेट है, और जो हमारे फादर हैं दैट इज प्रेसिडेंट। तो मेरे को क्या करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, मेरे को आदित्य का नाम चेंज करके रोहित करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने फादर से परमिशन लूंगा, यानी पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लूंगा कि भाई मेरे को ये चेंज करना है, मेरे को बिल इंट्रोड्यूस करना है ना, मेरे को बिल इंट्रोड्यूस करना है कि आदित्य का नाम आपसे रोहित होगा। तो प्रेसिडेंट जो हमारे फादर हैं वो क्या बोलेंगे कि ठीक है तुमको चेंज करना है, पर पहले मैं आदित्य से पूछ तो लूँ, आदित्य से एक बार मैं बता दूं, मैं भी कम्युनिकेट कर दूं आदित्य से। तो पापा जो है मेरे, वो आदित्य से पूछेंगे कि भाई तुम्हारा नाम अब से रोहित पड़ रहा है, तुम्हारा कुछ कहना है इसमें, कहना मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज, तुम कुछ व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हो इस पर। तो आदित्य बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नाम अच्छा लग रहा है, मेरे को रोहित नहीं करना है, रोहित बहुत कॉमन नेम है, मेरे को आदित्य ही रखना है ना। तो फिर जो पापा हैं वो बोलेंगे कि ठीक है मैं सोचता हूँ उस बारे में, पक्का नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं सोचता हूँ इस बारे में, बट अगर नहीं सोचा तो भी तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मैं नाम रखूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज का क्या मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेचर बस अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है कि ठीक है यार, मतलब वो बोल सकता है कि यार ये वाला नाम नहीं, ये वाला नाम रख दो, या फिर ये वाला नाम नहीं, ये ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उनकी बात को माने, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो स्टेट कुछ भी बोले, एंड डिसीजन किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे, है ना, प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनके व्यूज को कंसिडर कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है ना, रिजेक्ट भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो स्टेट्स का नाम बिना उनके अप्रूवल के चेंज हो सकता है। कुल मिला के बात समझ में आई कि स्टेट्स का अगर मेरे को नाम चेंज करना है, कल को उत्तर प्रदेश का नाम मेरे को कुछ भी करना है, मध्य प्रदेश करना है, तो उत्तर प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्रेसिडेंट भेजेंगे ये कि भाई तुम्हारा नाम चेंज हो रहा है, तुम अपने व्यूज एक्सप्रेस करो। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश बोले कि यार ठीक है मेरा नाम मध्य प्रदेश मत करो, मेरा नाम आप कुछ भी XYZ कुछ और कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, प्रयागराज कर दो मेरा नाम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज कर दो। तो ये अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकता है। अब ये प्रेसिडेंट के पास है कि वो इसकी बात माने चाहे ना माने, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बोले नहीं 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 हमको ये पसंद नहीं आया, हम तो मध्य प्रदेश ही रखेंगे। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा बोले कि मध्य प्रदेश ही रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है,
वो ये नहीं बोलेगा नहीं 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 हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं बोल सकता, उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट्स के पास कोई मतलब स्टेट्स के बिना कंसेंट के भी, मेरा कहने का मतलब क्या था कि स्टेट्स के बिना कंसेंट के भी ये सब चीजें आर्टिकल 3 के अंदर हो सकती हैं। उनका नाम चेंज हो सकता है, उनका एरिया चेंज हो सकता है, उनका एरिया बढ़ाया जा सकता है, डिमिनिश किया जा सकता है ना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? ठीक है। अब मान लो एक बार इन्होंने चेंज कर दिया है ना, एक बार चेंज कर दिया, अब फिर दूसरी बार कुछ और अमेंडमेंट आ रहा है इसी स्टेट से रिलेटेड, तो फिर से अब प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं है कि वो बोले स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर से भेजें वो बिल कि भाई अब तुम अपने व्यूज एक्सप्रेस करो, जरूरी नहीं है ना। अमेंडमेंट्स डू नॉट नीड अ फ्रेश रेफरेंस। तो एक बार जब ये कर दिया, एक बार मान लो नाम चेंज कर दिया, अब दोबारा उसी बिल में मान लो अमेंडमेंट हो रहा है, इसी बिल में अमेंडमेंट हो रहा है, तो फिर से जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनके पास फिर से भेजें, ऐसा जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट फिर से भेजें, उनको कोई लाइबिलिटी नहीं कि वो फिर से भेजें, है ना। सो अमेंडमेंट्स डू नॉट नीड अ फ्रेश रेफरेंस। समझ में आया? चीज़ें समझ में आई? देखो एक चीज़ और बता देता हूँ इसको याद करने की, आर्टिकल 3 में ये जो चीज़ें हैं ना कि आर्टिकल 3 क्या क्या करता है, इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड फिदा। यही मैंने कहीं ऑनलाइन ही देखा था, फिदा करके आप याद कर सकते हो। फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द एरिया ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, या फिर ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप ये याद कर सकते हो कि आर्टिकल 3 क्या क्या कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 3। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट देयर कंसेंट। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मान लो दो स्टेटमेंट्स आ गए, होता है ना, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। उसमें एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम, बाउंड्रीज, एरियाज ऑफ द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, है ना। तो ये जनरली क्या होता है ना, गलत स्टेटमेंट लगता है कि भाई स्टेट्स के बिना परमिशन के कैसे कोई चेंज कर सकता है, बट दिस इज ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो ये सब चीजें कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, एरिया बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है ना, या कोई भी स्टेट का एग्जिस्टेंस, ये गारंटीड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी नहीं करता है, क्योंकि स्टेट का कभी भी एरिया चेंज हो सकता है, कभी भी नाम चेंज हो सकता है, कभी भी उनका एग्जिस्टेंस चेंज हो सकता है ना। तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सोवरेनिटी है वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी नहीं करता है, उसको पार्लियामेंट हमेशा चेंज कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, तभी इसको बोला जाता है एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। इसीलिए इसको ये बोला जाता है कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, क्योंकि यूनियन को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बट यूनियन स्टेट्स को जरूर कर सकता है ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इसको सिमिलर सेटअप को, जो हमारे यहाँ सेटअप है, उसको हम यूएसए के सेटअप से कंपेयर करें तो यूएसए में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, क्योंकि वहां क्या है, वहां स्टेट्स ने यूनियन को बनाया है ना। तो यूनियन कभी उठ के ये नहीं बोल सकता कि भाई अब से ये शिकागो नहीं है, वो किकागो है, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। वो नेम चेंज नहीं कर सकता, वो एरिया चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूएसए में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर्ड है, बट इंडिया में नहीं है। ठीक है, स्टेट्स की, ऑब्वियसली स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर्ड नहीं है। समझ में आया? ठीक है, इनफैक्ट ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में एक और आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि भाई जो भी लॉज हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बनाएंगे, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर नहीं करेंगे। समझे? डिक्लेयर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या मतलब है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉ बनेंगे उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। इसका अगर बिल पास होगा तो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जैसे होता है वैसे पास हो सकता है। जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनता है वैसे ही हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर लॉ बना सकते हैं। इसके लिए कोई हमको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से ये सब काम हो सकता है। मतलब कोई भी स्टेट बनाना हो या स्टेट का एरिया चेंज करना हो या फिर उसका बाउंड्री ऑल्टर करना हो, वो हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? सिंपल मेजॉरिटी से हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब चीजें तो हमने बात कर ली कि भाई ठीक है एरिया चेंज हो सकता है,
स्टेट का एरिया हम चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, सिंपल मेजॉरिटी से वो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से हम ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, है ना। बट पार्लियामेंट के पास एक क्वेश्चन आ गया कि अच्छा ठीक है, आर्टिकल 3 में ये सब चीज़ें डिफाइंड है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बट मान लो ऐसा करना हो मेरे को कि इंडिया का कोई पार्ट, है ना, इंडिया का कोई पार्ट, मान लो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है ना, अब ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, जम्मू कश्मीर का मान लो कोई पार्ट है, सीपैक है ना, लेट्स से जो चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला है ना एरिया, उसको मेरे को देना हो किसी को, लेट्स से पाकिस्तान को ही देना हो, फॉर एग्जाम्पल बोल नहीं रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल देना हो, तो क्या इसके लिए ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर ही हो सकता है, या फिर कोई मान लो कोई भी टेरिटरी इंडिया की, कोई भी इंडिया का पार्ट अगर मेरे को किसी फॉरेन टेरिटरी को देना है या फॉरेन कंट्री को देना है, तो क्या वो आर्टिकल 3 के अंदर इंक्लूडेड है ना। डाइसी हो गया ना थोड़ा, क्योंकि आर्टिकल 3 तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब आर्टिकल 3 तो मतलब क्या है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका बाउंड्री चेंज करना, बाउंड्री नाम चेंज करना, वो सब है, बट ये जो भी टेरिटरी होगी इंडिया की वो किसी स्टेट का तो पार्ट होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये आर्टिकल 3 के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सेम चीज गई सुप्रीम कोर्ट के पास बेरूबारी यूनियन केस में। बेरूबारी बेसिकली क्या था, वेस्ट बंगाल का पार्ट था जो पाकिस्तान को देना था 1960 में, बेरूबारी यूनियन ये पार्ट था वेस्ट बंगाल का जो पाकिस्तान को देना था। तो अब ये बात आ गई कि यार वेस्ट बंगाल का ये पार्ट है ना, और वेस्ट बंगाल का पार्ट है और हमको ये किसी फॉरेन कंट्री को देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेस्ट बंगाल का एरिया डिमिनिश कर रहे हैं। तो क्या ये हम आर्टिकल 3 के अंदर कर सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर से? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, है ना, अंडर आर्टिकल 3 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी, मतलब फॉरेन कंट्री, मतलब मान लो कोई स्टेट का पार्ट है उसको हमको किसी फॉरेन टेरिटरी को देना है, तो क्या ये हम आर्टिकल 3 के अंदर कर सकते हैं? ये आया क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर आया ये एक्चुअली आया था बेरूबारी यूनियन केस में, क्योंकि बेरूबारी यूनियन एक पार्ट था वेस्ट बंगाल का जो हमको पाकिस्तान को देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम ये नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ओनली। तो अगर आपको कोई इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद ही आप ये काम कर सकते हो, आप नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं कर सकते, अंडर आर्टिकल 3 आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोग बोले ठीक है भाई, हम एक दूसरा डाउट पूछते हैं। दूसरा डाउट ये था कि कोई बाउंड्री है, बाउंड्री का डिस्प्यूट आ रहा है, मान लो इंडिया और नेपाल के बीच में आता रहता है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में वो काली रिवर के का डिस्प्यूट आता रहता है कि भाई काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, वो यहाँ से कर रही है, ये सब डिस्प्यूट आते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई मान लो, या फिर इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री डिस्प्यूट देख लेते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के मान लो बाउंड्री है ना। तो अब बांग्लादेश बोल रहा है कि यार ये जो बाउंड्री है ना जो आपने घसीटी है यहाँ से, ये यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से है। जो चाइना भी बोलता रहता है ऐसे कि भाई वो जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो हमारा पार्ट है ना। तो मान लो कल को बांग्लादेश बोलता है कि भाई ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री यहाँ से थी, यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। तो इतना जो एरिया है ये वाला बाउंड्री डिस्प्यूट वाला, ये जो एरिया है ये बेसिकली किसी स्टेट का एरिया है ना, ऑब्वियसली। ये जो बाउंड्री अगर आप किसी कम कर रहे हो, अगर आप बाउंड्री चेंज कर रहे हो या बाउंड्री डिस्प्यूट का आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप कुछ पार्ट दोगे या कुछ बाउंड्री का कुछ करोगे चीज, है ना, तो वो स्टेट को डिफेक्ट इम्पैक्ट करेगा, स्टेट की बाउंड्री को चेंज करेगा। तो क्या ये भी आर्टिकल 3 के अंदर हम कर सकते हैं? या फिर इसके लिए आपने जैसे यहाँ पे बोला कि भाई हमको पार्ट टेरिटरी अगर हमको किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो क्या इसके लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये उतना बड़ा मैटर नहीं है। बाउंड्री डिस्प्यूट का अगर हमको आपको सॉल्व करना है तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो सकता है। उसके लिए हमको क्या बोलते हैं, उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट डज नॉट इन्वॉल्व सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ये सिर्फ क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप ये हिस्ट्री पढ़ लेना कि जैसे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था
बांग्लादेश का बांग्लादेश को हमने कुछ कुछ टेरिटरीज ट्रांसफ़र करी थी, 111 एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे। इसका हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, है ना। तो ये एक बार आप पढ़ लेना कि ये डिस्प्यूट क्या था, पूरा लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको हम नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन से डील कर सकते हैं। अगर ये है कोई टेरिटरी को देना है किसी बाहर वाली टेरिटरी को, फॉरेन कंट्री को, तो उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट है चीज़ें, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो हैं और यूटीज़ जो हैं कैसे इवॉल्व हुए इंडिया में। तो आपको पता है कि भाई ब्रिटिश के टाइम पे क्या थे, ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर थे, और इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, है ना। प्रिंसली स्टेट जो थे उनको प्रिंसेस कंट्रोल करते थे, बट वो ब्रिटिश की पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करे थे, है ना। देवर अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी, बट हाँ उसको रूल कौन करते थे, वहाँ के प्रिंसेस करते थे। फिर क्या हुआ भाई, इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया पाकिस्तान में इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। उस टाइम कितने रजवाड़े थे या प्रिंसली स्टेट से 552। ठीक है, अब इंडिया को यूनियन बनाना था तो 552 में से 549 जो थे, 549 प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया का पार्ट बन गए। बाकी 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं बनेंगे, क्योंकि जब ये हुआ ना, जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया के साथ जाएं या वो पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो 549 प्रिंसली स्टेट्स ने तो अग्री कर लिया कि भाई हम इंडिया का पार्ट रहेंगे। बाकी जो 3 थे, वो 3 में कौन थे, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर था। इन्होंने बोला कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही हम ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, बट इंडिया को तो यूनियन बनाना था, है ना। तो हमारे जो क्या थे स्टेट मेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिन्होंने सारे स्टेट्स को यूनाइट किया, इन्होंने फिर अपना करिश्मा दिखाया। उन्होंने बोला कि भाई हम तो बनाएंगे स्टेट। अब हैदराबाद को फिर इंक्लूड किया गया है। आप हैदराबाद की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा था, हैदराबाद को घेर लिया गया था चारों तरफ से और इसको सरेंडर करवा दिया गया था कि भाई आप इंडिया का यूनियन का पार्ट बनोगे, है ना। तो पुलिस एक्शन के थ्रू बेसिकली हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया, है ना। जूनागढ़ जो था, जो यहाँ पे जूनागढ़ में जो लोग बोल रहे थे कि भाई, लोग बोल रहे थे हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, वहाँ के प्रिंस बोल रहे थे हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कराया गया रेफरेंडम। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया और 95% जनता ने ये बोला कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। तो फिर जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, है ना। उसके बाद कश्मीर का आपको पता ही है कि राजा हरि सिंह जो हैं, यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, है ना। ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है तो आपको पता भी होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और वो इंडिया का पार्ट बन गए थे, है ना। तो ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, अच्छी हिस्ट्री है कश्मीर की। भाई पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था, है ना। तो अब फिर क्या हुआ कि हरि सिंह के ऊपर आँच आ गई। हरि सिंह, हिस्ट्री अच्छी है ऐसी, हरि सिंह ने फिर क्या किया कि भाई इनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, है ना। तो श्रीनगर से होते हुए वो पहुंच गए थे, एकदम आगे आ गए थे ये लोग कश्मीर पे अटैक करने के लिए ना। तो मतलब चले ही जाते अगर इंडिया हेल्प नहीं करता। तो फिर रातों रात क्या हुआ, हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, फिर इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी और फिर बेसिकली वहाँ से खदेड़ा गया इनको, है ना। जो ये ट्रेसपासर्स आ गए थे पाकिस्तान के, उनको हटाया गया वहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप से कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया था, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया मैंने आपको। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू किया गया, जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू किया गया, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू किया गया, है ना। तो उसके बाद 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था 1950 में स्टेट्स का। पार्ट ए था, उसमें गवर्नर के प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश इंडिया के थे। पार्ट बी था एक जिसमें प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी था जिसमें 10 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे। और पार्ट डी जो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रखा गया था। तो ये 4 पार्ट में पूरे यूनियन को डिवाइड किया गया था, है ना। बाद में ये यूनियन हटा, देखते हैं कैसे हटा। तो उसके बाद डिमांड आई भाई कि हमको यूनियन बनाना है। जो स्टेट्स कैसे बने वो मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक पहुँच गए हम। प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से हम यहाँ पार्ट 4 तक पहुँच गए, जहाँ पे 4 पार्ट्स में पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को डिवाइड किया गया था। पार्ट ए में थे 9 गवर्नर के प्रोविंसेस, पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट 3 में थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस, पार्ट डी में थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद कमीशंस बनी कि कैसे हम स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाए, कैसे जो इंडिया में टेरिटरीज आ गई हैं कैसे हम उनको क्या करें, स्टेट्स में हम स्टेट्स बनाएं कैसे, ये क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिफरेंट कमीशन बनाई। तो सबसे पहले कमीशन देखते हैं, सबसे पहले कमीशन जो आई दैट वाज धार कमीशन। धार कमीशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे दैट वाज एस.के. धार। तो धार कमीशन को क्या सौंपा गया, उनका काम क्या था कि भाई आप हमको ये बताओ कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, है ना।
प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम, है ना, प्रिंसली स्टेट से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, सब इंडिया का पार्ट बन गए अब, है ना। अब इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज हम कैसे करें, जैसे अभी स्ट्रक्चर दिखता है वैसे पहले स्ट्रक्चर नहीं था, है ना। तो अभी वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, उसके लिए एक कमीशन बनाई गई, दैट वाज धर कमीशन, कि बताओ आप हमको कि हम क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड थी कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कार्व आउट किया जाए इंडिया में से, है ना। तो धर कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, धर कमीशन ने ये बोला कि भाई जो स्टेट्स है उनको लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, मतलब हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं अब बनाने चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए, मतलब किस तरीके से आप इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हो स्टेट्स को, उस बेसिस पे आप क्या करिए, आप स्टेट्स को बनाइए, ठीक है, समझ में आया, उस बेसिस पे आप स्टेट्स को बनाइए, आप लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाइए, ये रिकमेंडेशन था धर कमीशन का, ठीक है। तो धर कमीशन ने फॉर्मली रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो धर कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना चाहते, ठीक है। तो क्या हुआ, बवाल उठ गया, बवाल मतलब कि लोग बहुत ही सेंटिमेंट हो गए इस चीज़ में, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत लोगों को कनेक्ट करता है। आज भी आप देखोगे भाई लैंग्वेज के बेसिस पे एक अपना फीलिंग आता है लोगों को, है ना। कोई सिंधी बोलता है तो दूसरा कोई सिंधी बोल रहा होगा ना तो लोगों को लगेगा अच्छा हाँ ये अपनी कम्युनिटी का है। कोई मराठी बोल रहा है तो दूसरा अगर कोई मराठी बोलेगा ना तो दिल कनेक्ट, है ना। कोई गुजराती बोल रहा है, दूसरा गुजराती बोलेगा ना तो दिल कनेक्ट। तो लैंग्वेज अभी भी एक कनेक्शन है, क्या लैंग्वेज अभी भी बहुत सेंटिमेंटल चीज़ है। तो लोग बोल रहे थे कि भाई हमको लैंग्वेज के बेसिस पे करना है। उस टाइम 1948 की बात है, तब लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड था कि हमको लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही लोगों को मतलब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। मतलब जो गुजराती बोलते हैं वो गुजरात में रहें, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। जो तेलुगु बोलते हैं वो आंध्र में रहें, आंध्रा स्टेट में रहें, है ना। जो जैसे हिंदी बोलते हैं वो यूपी में रहें, या जो भी XYZ है चीज़ें, उस बेसिस पे लोगों का डिमांड था। बट जब धर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई लोगों को, रिजेंटमेंट आ गया इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे। उस समय क्या था, 1953 में, अक्टूबर 1953 में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया जिसने इस चीज़ को हिला कर रख दिया। क्या हुआ, वहाँ पे बेसिकली आंध्रा स्टेट की डिमांड चल रही थी कि आंध्रा को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए जहाँ पे सिर्फ तेलुगु जो लोग बोलते हैं ना, बेसिकली ये डिमांड थी कि तेलुगु जो लोग हैं, जो तेलुगु बोलते हैं, उनको मैड्रास जो स्टेट था पूरा उससे सेपरेट किया जाए। तो जो मैड्रास स्टेट था उससे तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग किया जाए और उसका एक अलग स्टेट बनाया जाए, दैट वाज आंध्रा स्टेट। ये डिमांड उठी वहाँ पे, ये डिमांड चल रही थी वहाँ पे। तो ये जब रिपोर्ट आई, है ना, और उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया इस चीज़ को, तो वहाँ के एक लीडर थे पोटी श्री रामुलु, इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। इन्होंने बोला जब तक गवर्नमेंट मेरी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक मैं कुछ ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। 56 डेज तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और फाइनली गवर्नमेंट ने नहीं मानी इनकी बात और इनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर था यहाँ पे। जैसे ही इनकी डेथ हुई, आंध्रा के जितने लोग थे उन्होंने रायट्स करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मतलब ऐसा डिमांड आ गया कि वो बोलते ना क्या बोलते, इंटरनल डिस्टर्बेंस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू को ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि उन्होंने जनता को शांत कराने के लिए बोला कि ठीक है यार, हम क्या करते हैं, हम एक और कमीशन बनाते हैं, इस चीज़ के बारे में रीथिंक करते हैं फिर से, है ना। बहुत ज़्यादा ये इंटेंसिफाई हो गई चीज़ें, है ना। फिर क्या हुआ कि उस टाइम ये जो चीज़ हुई थी ना, जो श्री रामुलु की डेथ हुई थी, वो JVP कमेटी के बाद आई। एक तो धर कमीशन आई, उसके बाद JVP कमेटी आई। JVP कमेटी क्या थी, बस कुछ नहीं था। JVP कमेटी को भी इसीलिए रखा गया था कि आप ये हमको रिकमेंड करो कि हम क्या लैंग्वेज के बेसिस पे ये कर सकते हैं। हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, वो हम लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं क्या। JVP कमेटी इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पत्ता भाई सीतारामैया थे। इनके जो बने थे, जो कमेटी बनी थी उनमें ये तीनों चेयरमैन थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको JVP कमेटी बोला गया। इनका भी काम यही था कि आप ये बताइए कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो। और
हम कोई और चीज़ ढूंढते हैं। तो तब ये इंटेंसिफाई हुआ, तब ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए और ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई, रायट्स होने लगे, रिजेंटमेंट आ गया, तो फजल अली कमीशन का गठन हुआ। फजल अली की चेयरमैनशिप के अंडर इस कमीशन का गठन हुआ। इसमें के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू थे इसके बाकी मेंबर्स। इन्होंने क्या बोला, इनको मानना ही पड़ा, और कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, इनको मानना ही पड़ा, इंटरनल डिस्टर्बेंस टाइप की क्वेश्चन आ गई थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, हम लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बट हम वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट अगर लोग लाना चाह रहे हैं तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये थ्योरी पे हम रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। डिफरेंस समझना जरूरी है। डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, कि ठीक है भाई, गुजराती बोलने वाले जो लोग हैं वो गुजरात उनका है ना, गुजराती बोलने वाले लोग एक जगह गुजरात में आ जाएं, मराठी बोलने वाले लोग एक जगह आ जाएं महाराष्ट्र में, है ना, ये हम मानते हैं, है ना, हम इसी बेसिस पे करेंगे। बट हम वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, ये थ्योरी रिजेक्ट करते हैं कि मराठी बोलने वाले लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहेंगे, ये चीज गलत है। या फिर महाराष्ट्र में वही लोग रह सकते हैं जो मराठी बोलते हैं, ये चीज गलत है। वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं है। हम हमेशा यूनिटी ऑफ इंडिया को प्रायोरिटी देंगे एट एनी कॉस्ट, है ना। तो अगर ऐसा हुआ कि वन लैंग्वेज वन स्टेट आ गया, मतलब मराठी बोलने वाले लोग सिर्फ महाराष्ट्र में रहेंगे, या फिर महाराष्ट्र में सिर्फ वही, जस्ट अ मिनट, या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग सिर्फ मराठी ही बोल सकते हैं, है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये यूनिटी को हैम्पर करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं, बाकी जो लैंग्वेज है उसको हम एज अ टूल ले रहे हैं रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को, ठीक है, समझ में आया। तो फिर क्या हुआ, उसने 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई हम इन 4 फैक्टर्स को लेंगे अकाउंट में रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। वो कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं। पहला और फॉरमोस्ट था यूनिटी को इंश्योर करना, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब पहला हमारा काम क्या रहेगा, यूनिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, पहला ये क्राइटेरिया रहेगा। दूसरा ये है लैंग्वेज का बेसिस और कल्चरल होमोजेनिटी का बेसिस, मतलब जो सिमिलर लैंग्वेज, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं या सेम कल्चर फॉलो करते हैं, उनको एक टाइप से रखना है। ये ब्रॉड कैटेगरी हम लेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जब रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है तो वो झांकियां जाती हैं ना, देखा होगा परेड में, तो हर एक स्टेट अपना कल्चर रिप्रेजेंट करता है, हर एक स्टेट की झांकी होती है। तो वो झांकी क्या रिप्रेजेंट करती है कि उस स्टेट का पर्टिकुलर कुछ कल्चर है, कुछ होमोजेनिटी है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे गुजरात में गरबा होता है तो वो उनका स्पेशल फीचर है, तो ये वहाँ का कल्चर है ना। तो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे हम करेंगे। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और सारे ऐसे रीजन्स को हमने एक साथ कर दिया, ऐसा नहीं है। हम बराबरी से रिसोर्सेज डिवाइड करेंगे। हम ऐसा देखेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक स्टेट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना। हम चीज़ों को डिवाइड करते हुए चलेंगे, हम पोलराइजेशन नहीं करेंगे चीज़ों में, ठीक है। फिर हम भाई सोशल वेलफेयर को भी अकाउंट में करेंगे कि भाई लोगों का वेलफेयर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं और पूरे नेशन का वेलफेयर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वो भी हम फैक्टर्स इसमें कंसिडर करेंगे जब हम स्टेट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया और फिर उसके बाद 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो था, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जो आप सुनते आ रहे हो, वो सब चीज़ों को हटाया गया, है ना। वो सब चीज़ों को हटाया गया और फिर फाइनली 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके थ्रू जो पार्ट ए पार्ट बी के बीच में जो भी अलग अलग चीज़ें थी उनको हटाया गया, पार्ट सी को एबॉलिश कर दिया गया। ये बेसिकली पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी का जो पार्ट डी का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया, है ना, एकदम से। और फिर हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई उस टाइम पे 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स धीरे धीरे बने। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात बना 1960 में। गुजरात मराठी बोलने वाले लोग हैं और जो गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनको अलग किया गया, है ना, वो गुजरात में आए, वो महाराष्ट्र में आए। दादरा एंड नगर हवेली 1961 में आया। अभी तो ये मर्ज हो गया दमन एंड दीव के साथ एज अ यूटी। गोवा एंड दमन एंड दीव 1962 में बना।
पुडुचेरी 1962 में था, नागालैंड 1963 में एज अ स्टेटहुड बना, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश को 1966 में बनाया गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में 1972 में आया, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब, ये जो टाइमलाइन है कौन सा कब बना, 1966 में हरियाणा था, नागालैंड 1963 में था, और इनके पीछे की हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो आप और थोड़ा लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। सिक्किम का हिस्ट्री थोड़ा अच्छा है भाई, इसको पहले सिक्किम जो था उसको पहले एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था अंडर आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। पहले 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, फिर फाइनली सिक्किम को 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया इंडिया में एज अ स्टेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपना लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने, तेलंगाना आपको पता है 2014 में बना, जम्मू एंड कश्मीर अभी आपको पता ही है 2019 में हमने इसको अलग किया है ना। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से जो स्टेट्स हैं वो बने थे, है ना। तो ये हमारा आज जो है चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। अब जैसे कि हम करते हैं हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसका क्विज करते हैं, तो इसको पॉज करिए आप, है ना, और इसको करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इसमें बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उसको कंसेंट चाहिए स्टेट्स का, तो आंसर है नहीं चाहिए कंसेंट, है ना। विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ये बेसिकली इंटरनेशनल या आर्टिकल 51A में आता है कि भाई हर स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को अमेंड करने के लिए जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट भी ये चीज कर सकता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन एज फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। तो पहला सिक्किम 1975 में बना है ना। अरुणाचल, यहाँ पे ऐसे, हरियाणा 1966 में बना है ना। नागालैंड, हरियाणा, क्या बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना, है ना। तो ये सब वही याद करना है आपको, इसमें कुछ है नहीं। 1963 में बना है ना। यार ये क्या हो गया, अरुणाचल, हरियाणा में हर जगह ऐसे ही है, ठीक है। सिक्किम बना है 1974 में, 74-75 में बना। नागालैंड 1963 में बना है ना। हरियाणा कब बना, 1966 में बना, है ना। अरुणाचल प्रदेश कब बना है, एक मिनट देख लेते हैं गलत ना हो, ताकि अरुणाचल का था क्या, हमने लिखा है क्या इसमें, नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं लिखा है। अरुणाचल प्रदेश का 1987, सॉरी। तो ये आपको याद रखना है भाई, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। तो ये ऑर्डर हो गया, ये सही ऑर्डर हो गया यहाँ से, है ना, बी वाला। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, है ना। तो ये याद होना चाहिए, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन आए थे अभी इससे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। आई होप ये लेक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू डिड लाइक अर lecture, please subscribe to our YouTube channel, explore our YouTube, please recommend these lectures to your friends and please leave us a review. Reviews would help us reach more aspirants like you, and we'll definitely, we get motivation from this only, है ना। And for more such lectures you can log on to www.thelaymanway.com and you can also join our Telegram channel. Thank you so much. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.